मैं इसीलिए राह देखता हूँ कि सब आ जाए तो हमारा एक प्रॉपर वे हम स्टार्ट कर दें। ओके, वी आई विल शेयर योर स्क्रीन। ओके, अभी आप स्क्रीन को दिखाई दे रहा है भाई? हाँ, आ तो रहा होगा। ओके, तो एज वी स्टार्ट अवर डिस्कशन ऑन बीटा डीके। बीटा डीके होता कैसे है? तो 3 ways द बीटा डीके टेक प्लेस। तो शॉर्ट वी रिवाइज एंड देन वी गो फॉर अदर कंसेप्ट्स कि भाई हमारे न्यूक्लियस में से बीटा माइनस एंड बीटा प्लस डीके रहता है। तो वो किस तरह से रहता है? तो अभी हमने देखा 3 कंसेप्ट है। अदर न्यूट्रॉन कन्वर्ट इनटू प्रोटॉन, फर्स्ट कंसेप्ट हमने ये देखा था। एज यू टेक दिस न्यूट्रॉन कन्वर्ट इनटू द प्रोटॉन टर्म, फिर आप देख सकते हो प्रोटॉन कन्वर्ट इनटू द न्यूट्रॉन, बीटा प्लस डी के मिलेगा हमें। और थर्ड प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ओके, तो ये 3 वेज है, जैसे बाय दिस 3 फिनोमेना और दिस 3 वेज टू बीटा डी के हमें मिलता है। तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन कन्वर्जन रहता है, प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कैप्चर, तो उनके आप न्यूक्लियर रिएक्शन बना सकते हो। तो ये हमने बनाया था फॉर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन के लिए आप न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होगा। तो न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, Z+1 डोटर न्यूक्लियस एक Z+1 फॉर्म में हमें मिलता है। ए प्रोटॉन कन्वर्टेड इनटू द न्यूट्रॉन, प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो N+1 बढ़ता है, Z-1 हमें रिजल्ट मिलता है। दिस विल बी द सेकंड न्यूक्लियर इक्वेशन, दिस व्हेन प्रोटॉन कन्वर्टेड इनटू द न्यूट्रॉन। और द लास्ट इक्वेशन इलेक्ट्रॉन कैप्चर, तो नियर बाय K सेल है, L सेल है, M सेल है, तो वहाँ से क्या करता है, न्यूक्लियस है वहाँ पर दैट विल बी द बाइंडिंग एनर्जी इज हायर, तो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है फ्रॉम दैट सेल एंड दैट डी विल बी पॉसिबल। तो उनके लिए एक हमने लिखा था कि इस तरह से वो पॉसिबिलिटी, ऐसा भी न्यूक्लियर रिएक्शन हमें बन सकता है। अब हमें ये न्यूक्लियर रिएक्शन सभी न्यूक्लियस में वैलिड है नहीं है, तो उनके लिए हमारा बेसिक कंसेप्ट यूज़ करना है, एनर्जी मास रिलेशन। क्यू वैल्यू फाइंड कर लो, मास एनर्जी ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस माइनस द मास एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। तो मैंने आपको एक कैलकुलेशन करके बताया था कि क्यू वैल्यू फॉर आप ये न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन के लिए हमने दिखा था इक्वेशन 1 पे कि पेरेंट न्यूक्लियस माइनस द प्रोडक्ट जो भी मिल रहा है वो उसका मास एनर्जी रिलेशन इंटू सी स्क्वायर, ये मास एनर्जी रिलेशन आप फाइंड करो। अब ये न्यूक्लियर मासेस है, उसको हम एटॉमिक मास, हमें एक्चुअल हमारे पास नॉन मास कौन सा है, एटॉमिक मास है। तो एटॉमिक मास माइनस द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मास भी कैलकुलेशन हो ही सकता है, दैट यू कैन उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जितना इलेक्ट्रॉन है उसको माइनस कर दीजिए तो आपको एटॉमिक मास मिल जाता है। तो वो आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ओके, एंड आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द न्यूक्लियर मास की जगह एटॉमिक मास और उसको आप सॉल्व करोगे तो आपको 2 ही टर्म बचेंगे, दैट विल बी, that is atomic mass of the parent nucleus minus the atomic mass of the daughter nucleus into c square। तो ये हमारा Q वैल्यू है। अब वो बीटा माइनस डीके के लिए Q वैल्यू, मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आप बीटा प्लस और इलेक्ट्रॉन कैप्चर के लिए ऐसा न्यूक्लियर रिएक्शन बनाना कि उसकी Q वैल्यू क्या आ रही है। ओके, वो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। तो अभी आप ये देख सकते हो कि बीटा माइनस डीके का Q वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, Q वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। ओके, कैसे आ रहा है तो वो आपको देखना है कि बीटा वैल्यू Q वैल्यू कैसा आ रहा है। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, दैट यू कैन टेक बीटा प्लस बीटा माइनस डी के, वहाँ पर आप उनकी Q वैल्यू देख लो, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, तब आप जाके कह सकते हो कि हम जो न्यूक्लियर रिएक्शन फॉर्म कर रहे हैं इधर फॉर एनी न्यूक्लियस, आप बोरॉन ले लेते हो, इधर मिडल वेट न्यूक्लियस और हायर मास नंबर न्यूक्लियस, तो कहाँ पर ये वैलिड होगा, तो वैलिड तो आप Q वैल्यू से ही बता सकते हो। ओके, either it will be positive or negative, positive you can get is valid, negative है तो not valid, वो न्यूक्लियर रिएक्शन में से बीटा डी के वैलिड नहीं है और डी के पॉसिबल नहीं है। तो ये हमने बेसिक जो उनके बीटा डी के का कंसेप्ट था दैट वी वांट डिस्कस ऑन 10th ऑन लास्ट थर्सडे। टुडे वी नाउ गोइंग फॉर टू डिस्कस द स्पेक्ट्रम पार्ट के अल्फा डी के है
उसका स्पेक्ट्रम हमें पता है, और ये बीटा डीके है उनका स्पेक्ट्रम क्या रहता है। ओके, तो मैंने लास्ट अल्फा डीके में ही बताया था कि अल्फा डीके इज अ डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, और बीटा डीके कैसा स्पेक्ट्रम है? बीटा डीके इज अ स्पेक्ट्रम सच एज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो उनको यहाँ पर आप देखोगे कि भाई बीटा डीके का हम स्पेक्ट्रम का एक डायग्राम मैंने यहाँ पर आपको बता दूँ कि हम बीटा डीके देखिए, आपको ये फिगर में यहाँ पे स्पेक्ट्रम दो दिए इन दिस फिगर, ये मैंने बुक का ही फिगर लिया। तो यहाँ पर आपको दिया है कि एलिमेंट लिया है, बिस्मथ एलिमेंट लिया है, उसका एटॉमिक नंबर 83 है, मास नंबर 210 है। वैसे कॉपर है, उसका भी मास नंबर 64 है। अभी बीटा माइनस डी के लिए उनका नेचर इस तरह से बता दिया है। तो यहाँ पर हम देखें कि एक्स एक्सिस पे क्या लिया, एनर्जी लिया, किसकी एनर्जी, बीटा माइनस पार्टिकल की एनर्जी इन एमईवी। ओके, वो किस में लिया है वहाँ पर, वो एनर्जी एमईवी में लिया है। और फिर आप देखोगे वहाँ पे वाई एक्सिस पे, तो रिलेटिव नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स, वाई एक्सिस, इफ यू सी द वाई एक्सिस that you can see relative number of जो particles है बीटा particles, okay, that's given on the y axis, this and this region y axis पे वहाँ पे दिए कि number of बीटा particles कितने आ रहे हैं। तो 0 पे कितने आ रहा है, दैट यहाँ से उनका स्टार्टअप कर रहे कि 0.1 एनर्जी वाले कितने नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स, 0.1, 0.2, 0.3, तो वैसे वैसे नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स के जो मिल रहे हैं, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स यहाँ पर दिया है 2, 4, 6, 8 कितने मिल रहे हैं, तो वो पार्टिकल्स आप यहाँ पे रख दीजिए। तो आपको इस तरह से वो रिलेटिव नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स आप प्लॉट करोगे तो मैक्सिमम एनर्जी ई मैक्सिमम इतना आ रहा है। ओके, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल ई मैक्सिमम है इन दिस डीके इज 1.5 और 1.7 के आसपास लग रहा है, 1.7 और 1.8 फॉर दिस फर्स्ट ग्राफ बीटा माइनस डीके के लिए। अब आप आगे नीचे सेकेंड ग्राफ आप देखोगे, वो बीटा प्लस के लिए है, सेम एनर्जी इन एमईवी इन ऑन एक्स एक्सिस एंड रिलेटिव नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स ऑन दी वाई एक्सिस। तो उनका नेचर जो मिल रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस एनर्जी पे इतनी एनर्जी वाले कम मिल रहे हैं, फिर बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे। यहाँ पर आप देखोगे क्योंकि तो इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, उनकी एनर्जी यहाँ 0.25 के आसपास आ रही है। फिर देखोगे तो मैक्सिमम एनर्जी जो है, जो कैरी कर रहे हैं बीटा पार्टिकल्स, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतना है 0.67, उतना है वो एनर्जी कैरी कर रहा है। ओके, तो ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा है और एंड पॉइंट एनर्जी उनकी दे दी है ई मैक्सिमम। तो फिर वहाँ पर ये दो कंसेप्ट क्वेश्चन राइज होते हैं। पहले तो ई मैक्सिमम देखते हैं कि मैक्सिमम एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल इज नियरली फॉर दिस बिस्मथ के लिए 1.7 के आसपास है, और यहाँ पर आप देखोगे कि 0.67 के आसपास है मैक्सिमम एनर्जी। तो अभी हम क्या कर सकते हैं कि ये मैक्सिमम एनर्जी है, तो बाकी सपोज ये पार्टिकल्स है तो उसकी एनर्जी बाकी कहाँ पे रिलीज हो रहा है, द क्वेश्चन राइज दैट पार्ट कि सपोज ई मैक्सिमम ये 0.6 वाले एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स है, तो बाकी एनर्जी का एमिशन कहाँ पे हो रहा है, सपोज ये इतनी एनर्जी ऑफ दैट है 0.6 MeV इन दैट। ओके, तो बाकी एनर्जी, द मैक्सिमम एनर्जी, टोटल एनर्जी इस कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि सपोज इतनी एनर्जी और ई मैक्सिमम एनर्जी है, ओके, उससे माइनस कर देते हैं, या यहाँ इतनी एनर्जी प्लस ई मैक्सिमम एनर्जी, तो हमें टोटल एनर्जी मिल जाती है। तो तब ये क्वेश्चन था बिफोर 1920 उनके आसपास, जब बीटा की स्टडी हो रही थी और बीटा पार्टिकल के स्पेक्ट्रम जब स्टडी करने में आ रहे थे, तो देखा गया कि एनर्जी में प्रॉब्लम आ रहा था, एनर्जी कंजर्वेशन नहीं मिल रहा था। जो न्यूक्लियर रिएक्शन सपोज आप लिखते हो क्यू वैल्यू को, तो वहाँ पर वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था। उसको समझना ये स्पेक्ट्रम वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि कंटिन्यूस एनर्जी स्पेक्ट्रम को स्टडी करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो वहाँ पर तो कोई कंसेप्ट इतना मिल नहीं रहे थे। यही कंसेप्ट था कि भाई वो बाकी डॉटर न्यूक्लियस तो इतना एनर्जी कैरी नहीं कर रहा है, बीटा सपोज आपको 1/3 एनर्जी या 2/3 एनर्जी कैरी कर रहा है, तो बाकी एनर्जी कहाँ एमिशन हो रहा है, तो या तो हीट एनर्जी में एमिशन हो रहा है या तो इन अदर फॉर्म ऑफ एमिशन, फोटोन्स में एनर्जी एमिशन हो रहा है। तो वो भी कंसेप्ट वहाँ पर उन लोगों ने ट्राई आउट किया प्रूव करने के लिए, लेकिन बट इट नॉट गॉट अ सक्सेस बिकॉज दैट एनर्जी इज नॉट अ गामा फोटोन। गामा तो एमिट कर ही नहीं रहे थे, तो गामा फोटोन्स भी नहीं मिल रहे।
हीट एनर्जी का वहाँ पे कुछ कंसेप्ट नहीं आ रहा था। कैलोरीमीटर यूज़ किया था एक्सपेरिमेंट में, तो भी कोई हीट एनर्जी मेजर नहीं कर पा रहे थे। तो पीपल गॉट सरप्राइज कि भाई ये बाकी एनर्जी कहाँ जा कहाँ रही है। तब वहाँ पर ये कंसेप्ट पोली ने दिया था। पोली ने 1930 के आसपास कि एक और पार्टिकल है, क्योंकि वहाँ पर क्या क्वेश्चन था कि एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व नहीं हो रहा था। ये एनर्जी का तो कंसेप्ट था ही, लेकिन अब कोई एक दो हम न्यूक्लियर रिएक्शन दिखे बीटा डीके के लिए, तो कई न्यूक्लियर रिएक्शन में आप देखोगे कि वो तो मोमेंटम भी कंजर्व नहीं हो रहा था। तो उसके लिए आई विल राइट वन इक्वेशन, तो यू कैन गेट एन आइडिया कि कौन से इक्वेशंस में वहाँ पर मोमेंटम भी कंजर्व नहीं हो रहा था। तो दैट यू कैन सी फॉर दिस, ये तो उनका स्पेक्ट्रम है जहाँ एनर्जी का भी प्रॉब्लम रहता था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का भी ये कंसेप्ट है। यहाँ पे सपोज हमने ये इक्वेशन लिख लिया कि बिस्मथ जो था, ओके, तो आई विल राइट दैट इक्वेशन इज इफ यू टेक अ बिस्मथ पार्टिकल एंड उनका जो एटॉमिक नंबर है 83 एंड मास नंबर इज 210, तो जो एमिशन हो रहा है वहाँ पर, ओके, एज द एमिशन इज टेकिंग प्लेस, वो है पोलोनियम 84 और मास नंबर उसका 210, मास में कोई चेंज नहीं आएगा। और ये जो एमिशन होगा वो बीटा माइनस E-1 0 प्लस क्यू, ये उनका एक रिजल्ट है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि भाई ये, हाँ, क्यू वैल्यू तो हमें ये मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये क्यू वैल्यू है, तो ये एनर्जी का कंसेप्ट यहाँ पर क्वेश्चन राइज कर रहा था। अब जो हमने दूसरा ग्राफ प्लॉट किया है एक बिस्मथ के लिए, जो बीटा माइनस डी के मिल रहा है, और एक कॉपर 64 लिया, वो बीटा प्लस डी के कर रहा है। तो आप इसका एक न्यूक्लियर रिएक्शन बना सकते हो, कॉपर 64 और वो डी के कर रहा है बीटा प्लस डी के। तो हमें एलिमेंट जो मिलेगा निकल मिल रहा है, दैट विल बी मास नंबर तो सेम मिल रहा है। हमें क्या मिल रहा है, बीटा प्लस E+1 है, तो यहाँ पर माइनस होगा, तो कॉपर इज गिवन द 29, तो ये आपका एलिमेंट होगा 28, ओके, प्लस क्यू वैल्यू। तो अब एक क्यू वैल्यू का क्वेश्चन हो रहा था वहाँ पर, क्यू कितना होना चाहिए, इज मेड इक्वल टू ई मैक्सिमम, लेकिन वो ई मैक्सिमम देखो क्यू यहाँ पर ई मैक्सिमम तक होना चाहिए, ठीक है, ई मैक्सिमम। नीचे यहाँ देखोगे कि क्यू वैल्यू है ये दोनों न्यूक्लियर रिएक्शन में, और ई मैक्सिमम तक होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पर ये कि बीटा पार्टिकल कितना एनर्जी कवर कर रहा है, बाकी एनर्जी ये कितना प्रोडक्ट न्यूक्लियस कवर कर रहा है। जैसे हमने अल्फा पार्टिकल में देखा था 98% अल्फा पार्टिकल कर रहा है और बाकी जो है 2% और डोटर न्यूक्लियस कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ये जो क्यू वैल्यू ऑफ करते हो तो मैक्सिमम एनर्जी प्रूव नहीं हो रहा था, तो कुछ एनर्जी लॉस का वहाँ पर कंसेप्ट था कि वो कहाँ पे जा रही है, एक ये कंसेप्ट। फिर वहाँ पे सेकंड और एक कंसेप्ट था कि भाई एक न्यूक्लियर रिएक्शन में उन लोगों ने ट्राई आउट किया स्टडी करने के लिए, दैट आई विल राइट, कि भाई हाइड्रोजन है H13, ओके, ट्रिशियम, वो डीके कर रहा है बीटा, ओके, बीटा माइनस वहाँ पे वो डीके कर रहा है E-1 0। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट आ रहा है, जो एलिमेंट डोटर न्यूक्लियस मिल रहा है, हीलियम मिल रहा है 2He3, ओके। अब यहाँ पे देखोगे ना तो उनकी मोमेंटम वहाँ पर है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ट्रिशियम, ओके, चार्ज एंड मास नंबर तो कंजर्व हो रहे, एनर्जी का एक प्रॉब्लम है यहाँ पर। ये ट्रिशियम जो है उसका एंगुलर मोमेंटम है हाफ, फॉर दिस ट्रिशियम द एंगुलर मोमेंटम मैं AM से लिख रहा हूँ शॉर्ट में, ओके। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये थोड़ा सा क्या नेटवर्क एरर फिर से, कि मैं लिख तो लिया हूँ मैंने स्क्रीन पे, लेकिन अभी आपको वहाँ पर लेट थोड़ा दिखाई दे रहा है, तो ये थोड़ा सा आपको दिक्कत रहेगा। लेकिन आप लिख सकते हो, देखो मैंने ट्रिशियम लिया है बीटा माइनस डी के, और हमें जो डोटर न्यूक्लियस मिल रहा है हीलियम। तो वहाँ पे हो क्या रहा है कि भाई जब उसकी एंगुलर मोमेंटम जब मेजर करने में आ रही है, तो ही फाउंड दैट कि एंगुलर मोमेंटम वो कंजर्वेशन नहीं मिल रहा है, ओके। H13 जो ट्रिशियम है उसका आप एंगुलर मोमेंटम देखोगे तो वो नियरली फर्मियंस के आसपास मिल रहा है 1/2, और हीलियम और ये जो बीटा पार्टिकल है उसको आप ऐड करोगे तो उसका जो
एंगुलर मोमेंटम और देयर स्पिन्स आर देयर, वो हमें मिल रहा है 0 और 1। ओके, तो यहाँ पे एल एच एस आर एस एस में एंगुलर मोमेंटम का भी एक कंसेप्ट आ रहा है कि भाई वो भी कंजर्व नहीं हो रहे थे बाई कंसिडरिंग दिस अबाउट टू न्यूक्लियर रिएक्शन। ये जो हम दो न्यूक्लियर रिएक्शन कंसिडर कर रहे हैं, तो ये एनर्जी का प्रॉब्लम आ रहा है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का भी कहीं न्यूक्लियर रिएक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि अभी आ चुका है H13 विच इज इक्वल टू यहाँ पर वो हीलियम और E-1 बीटा पार्टिकल। अब उसे प्रूव कैसे करे? ये न्यूक्लियर रिएक्शन तो हो तो रहा है नेचर में, ऐसा मिल भी रहा है, लेकिन ये कंजर्वेशन प्रूव नहीं हो रहे। तो यहाँ पर पोली ने एक कंसेप्ट दिया है 19, आप देखोगे 30 में। तो पोली ने एक कंसेप्ट अपने उनके पेपर में पब्लिश किया था कि भाई एक पार्टिकल ऐसा है, उनका नाम न्यूट्रिनो देने में आया, कि दैट एमिटेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बीटा डीके, इट हैज एमिटेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द बीटा डीके। तो ये कंसेप्ट लेके वहाँ पर वो पॉली ने ट्राई आउट किया समझाने के लिए कि भाई ये वहाँ पर न्यूट्रिनो की प्रॉपर्टीज़ बता दी। यहाँ पे स्टूडेंट हीलियम आएगा, अभी वो स्क्रीन पे मैंने लिख दिया है, लेकिन पता नहीं यहाँ पे नेटवर्क्स कनेक्टेड प्रॉपरली नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ रहा है, बट यू कैन अंडरस्टैंड दैट पार्ट कि ये प्रॉब्लम्स थे और उनको सॉल्व किया गया, वो पॉली ने किया है। तो हम ट्राउट करते हैं कुछ उन्हें। अब पॉली का कंसेप्ट क्या था वो हम थोड़ा वहाँ पे देखेंगे लिया है, so that we can discuss that part। और वो हाइपोथेसिस को जो कंसेप्ट दिया गया वो लिया गया पोली न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस। ओके, 1 मिनट स्टूडेंट। अभी देखो, अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम था वो अभी थोड़ा नेटवर्क अच्छा आ रहा है, वी कैन डिस्कस। क्या था कि ये आप देखोगे एंगुलर मोमेंटम मैंने AM से लिखा है, एंगुलर मोमेंटम ओके, दैट इज हाफ मिल रहा है फॉर दिस ट्रिशियम 1/2, वो फर्मियंस के आसपास है। और इनका आप ऐड करोगे 2He3 प्लस बीटा माइनस, तो उसका हाफ और इसका हाफ, आइदर यू कैन गेट 0 और यू कैन गेट 1। ये पार्टिकल्स का आप देखोगे, तो यहाँ पर वो स्पिन्स आप देखोगे, एक जगह फर्मियंस मिल रहा है और एक जगह यहाँ बोसोन्स आ रहे हैं, तो भी न्यूक्लियर रिएक्शन में ये प्रूव नहीं हो रहा। तब जाके पॉली ने कंसेप्ट दिया था, the Pauli given a concept, the Pauli neutrino hypothesis। फिर से ये शेयरिंग में डिफिकल्टीज आ रही है, 2 मिनट रुकना स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी वहाँ पर हमें डिस्कस करना है कि पॉली ने न्यूट्रिनो का क्या कंसेप्ट दिया है, एंड
वो कैसे जो प्रॉब्लम रिजोल्व कर रहा है, दैट वी हैव टू सी। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए कि जो ये कंसेप्ट है, ओके, ओके, नाउ वी डिस्कस दैट कंसेप्ट कि पॉली ने क्या बता दिया कि पॉली डिफाइन द न्यू पार्टिकल दैट इज अ न्यूट्रिनो। he define one particle in the name he given as a neutrino। अब ये उन्हें ये थीसिस का नाम जाना जाता है पॉली न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस, दैट डिफाइन एज अ पॉली न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस। और ये जो साल दिया था 1930 में उन्हें बताने में आया, ओके। और पॉली डिफाइन अ न्यू पार्टिकल, और वो न्यू पार्टिकल का जो नाम दिया था दैट इज अ न्यूट्रिनो, ओके, एंड द एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। तो यहाँ पर आप देखोगे कि न्यू पार्टिकल जो न्यूट्रिनो है उसका एंटी पार्टिकल भी एंटी न्यूट्रिनो, लेकिन उसकी क्या चार्ज है, क्या मासेस है, उसको हम कैसे दोनों को हम डिफर कर सकते हैं। तो उसको उन्होंने उनकी पूरी कंसेप्ट दी थी कि भाई न्यूट्रिनो है तो उनका प्रॉपर्टीज न्यूट्रिनो का आप देखोगे तो वी रिफर दैट प्रॉपर्टीज देन वी कैन गेट न्यूक्लियर रिएक्शन में, वहाँ पर हम उन्हें कह सकते हैं कि वो वैलिड है कि नहीं है। तो प्रॉपर्टीज़ हम देखें कि फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है वो इट मस्ट हैव अ ज़ीरो चार्ज। उसका चार्ज क्या होगा, इट मस्ट हैव ज़ीरो चार्ज, उसका चार्ज ज़ीरो है। मास भी कैसा है उनका, सेकेंड प्रॉपर्टीज आप देखोगे चार्ज एंड मास का तो कोई वहाँ पे कंजर्वेशन में प्रॉब्लम ही नहीं आ रहा था, तो उसका मास भी क्या है, ज़ीरो है, ऑलमोस्ट ज़ीरो मास, एग्जैक्ट नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट ज़ीरो मास वहाँ पे हम कंसिडर करें, मास इज ज़ीरो, चार्ज इज ज़ीरो। फिर वहाँ पे थर्ड हम प्रॉपर्टी देखें तो उनका स्पिन जो होगा, ओके, स्पिन जो है उनका 1/2 हाफ स्पिन पार्टिकल है न्यूट्रिनो, एज अ हाफ स्पिन पार्टिकल। तो ये कंसेप्ट जब हम न्यूक्लियर रिएक्शन में देखते हैं, वहाँ पर जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन है जहाँ पर हम क्यू वैल्यू लेते थे, इफ़ यू ऐड द न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो देन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का भी कंसेप्ट उन्होंने बता दिया कि जो एनर्जी है बीटा, जैसे कि यहाँ पर हम उनको डायग्राम से बताए कि सपोज आपका एनर्जी लेवल ये है, ओके, पेरेंट एलिमेंट पी से हम दे दे या तो XZ A, और ये पेरेंट एलिमेंट हम कहते हैं, ओके। सो दिस ये डायग्राम आप देखिए कि हम उन्हें पेरेंट एलिमेंट की एक यहाँ पर उनका एनर्जी लेवल हम बता देते हैं पेरेंट एलिमेंट, और वो ट्राई क्या कर रहा है, कमिंग टू द ग्राउंड बाय एमिशन ऑफ बीटा माइनस। तो उसका मैक्सिमम एनर्जी है इतना, ओके, बीटा माइनस का मैक्सिमम एनर्जी ये ई मैक्स आप कहते हो, ई मैक्सिमम, ओके। अब सपोज कोई बीटा पार्टिकल आ रहा है, एमिशन कर रहा है, या इधर बीटा माइनस और बीटा, वो दैट विल बी सपोज मीडियम एनर्जी, इतना एनर्जी लेके आ रहा है बीटा माइनस, इतनी एनर्जी है। तो बाकी जो लेफ्ट एनर्जी है वो कौन कैरी करेगा, दैट कैरी बाय न्यू न्यूट्रिनो, ओके। जो बाकी की एनर्जी है वो न्यू करेगा, सपोज उसकी और एनर्जी कम है बीटा माइनस की, सपोज इतना ही एनर्जी ऑफ द बीटा माइनस पार्टिकल, हम देखते हैं ना स्पेक्ट्रम में किसी की एनर्जी ज़्यादा है, किसी बीटा पार्टिकल्स की एनर्जी कम है। बाय दैट स्पेक्ट्रम यू कैन सी कि हमने जो आगे स्पेक्ट्रम ये देखा वहाँ पर किसी की एनर्जी मैक्सिमम है, कई नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, कई नंबर ऑफ पार्टिकल्स की एनर्जी वेरी वेरी लेसर है। तो ई मैक्सिमम को रिजोल्व किया बाय पॉली ने कि न्यूट्रिनो है, बाकी एनर्जी जो कैरी करता है वो जो करता है वो न्यूट्रिनो करता है, ओके, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। लो एनर्जी बीटा, मीडियम एनर्जी बीटा और हायर एनर्जी बीटा, कई बार तो बीटा पूरी एनर्जी भी कवर भी कर लेता है, तब जाके न्यू का एनर्जी वेरी वेरी नेग्लिजिबल रहेगा।
बीटा की मैक्सिमम एनर्जी के आसपास। तो ये कंसेप्ट लेके पॉली ने ये 3 कंसेप्ट दे दिए कि उसका चार्ज 0 है, मास 0 है, स्पिन हाफ है, एनर्जी भी कंजर्व हो रहा है। अब क्वेश्चन रहता है कि भाई इनमें हमें डिफरेंस कैसे फाइंड करें। न्यू है तो एंटी पार्टिकल भी है, न्यू को आप यहाँ पे हम रेफर करें तो न्यू भी है और एंटी न्यूट्रिनो भी है। तो इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, स्पिन हाफ है, ये है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस हम कैसे फाइंड आउट करें कि ये न्यूट्रिनो है, ये एंटी न्यूट्रिनो है। तो उन्होंने ऐसे 100 नेट्स रूल बता दिए कि बाय अप्लाइंग दैट रूल यू कैन कैलकुलेट। वो सिमिलर टू स्क्रू रूल है ये, दोनों पैरेलल है मोमेंटम और स्पिन, और एंटी पैरेलल है, वो आपको चेक करने होंगे। तो यहाँ पर एक डायग्राम मैंने दिया है, हंड्रेडनेस रूल जो यूज़ किया है। आप देखोगे कि न्यूट्रिनो का मोशन इस तरह से है, इन दैट इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और ये लेफ्ट टू राइट है। यहाँ पर स्पिन और दैट विल बी मोमेंटम वो एंटी पैरेलल है, और ये एंटी न्यूट्रिनो में दोनों पैरेलल है। तो हंड्रेडनेस इन न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो, ये डायग्राम से आप समझ सकते हो कि न्यूट्रिनो के मोमेंटम और स्पिन दोनों एंटी पैरेलल है, और एंटी न्यूट्रिनो में क्या है, दोनों पैर ओके, दैट विल बी बोथ आर पैरेलल। यहाँ पे राइटिंग में कहा, ये जो बुक में है वो गलत लिखा है, दोनों एंटी पैरेलल लिखा है। लेकिन आप सेकंड फिगर ये पैरेलल है, यू कैन omit this, और ये एंटी नहीं है, वो पैरेलल है। ओके, अब फिगर से आप समझ सकते हो, दैट विल बी दिस पैरेलल एंड दिस विल बी द एंटी पैरेलल फॉर न्यूट्रिनो। अब आप आगे देखोगे कि यार ये 100 नेट्स रूल है, तो उनकी कुछ फार्मूला और कुछ अप्लाई किए, तो दैट वी कैन गिव दिस फार्मूला। ये फार्मूला से आप फाइंड कर सकते हो कि 100 नेट्स हेलिसिटी जो है, ओके, द आइडिया ऑफ हेलिसिटी इज यूज्ड यहाँ पर। द हेलिसिटी इज डिफाइंड एच इक्वल टू मोमेंटम पी डॉट एस डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पी into magnitude of s vector. अब p vector is the momentum and s vector is the spin of the particle, and helicity उन तरह के डिफाइन कर रहे हैं। तो जब -1 मिल रहा है हेलिसिटी, तो न्यूट्रिनो के लिए होगा वो, और h इक्वल टू +1 मिलेगा, तो दैट इज फॉर एंटी न्यूट्रिनो। ओके, तो ये थोड़ा सा थियोरेटिकल कंसेप्ट दिया यहाँ पर कि हंड्रेडनेस रूल से आप उनको डिफर कर सकते हो, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। और उन्हीं के बेस पे यहाँ पे बताया था कि उनकी वेलोसिटी कैसी होगी, तो मूव विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट सी, न्यूट्रिनो के बारे में बताया। द फिक्स्ड वेलोसिटी द न्यूट्रिनो एंड न्यूट्रिनो हैज एन इंटरेस्टिंग इम्प्लीकेशन, दे मूव विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट सी, क्योंकि मास नहीं है, चार्ज नहीं है, फोटोन्स की तरह ही बिहेव कर रहे हैं। ओके, उनका स्पिन हाफ है, और वहाँ पर एक पार्टिकल भी है, एंटी पार्टिकल भी है, और चार्जलेस मासलेस है, तो उनका भी वेलोसिटी है, दे विल मूव विद द वेलोसिटी ऑफ सी। तो फिर उनके बाद जो न्यूक्लियर रिएक्शन आप देखोगे जो फॉर्मेशन किया गया, वो उसमें न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो ऐड करने में आए 1930 के बाद। 1930 से पहले तो ये थियोरेटिकल कंसेप्ट है, और थियोरेटिकल कंसेप्ट के ये कंसेप्ट देने के बाद जो उनको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया, वो तो बहुत सालों बाद, आफ्टर 26 ईयर्स उसको एक्सपेरिमेंटल प्रूव किया गया। मतलब 25 साल पे वो बंदे पढ़ रहे होते हैं, तो आफ्टर 26 ईयर्स वो 50 के हो जाए, तब जाके पता चले कि हाँ ये सही में ये थियोरेटिकल जो बता रहे हैं उसको एक्सपेरिमेंटल भी प्रूव किया गया। और वो प्रूव किया था 1954, कोवेन एंड रेनिक एक्सपेरिमेंटली उन्होंने प्रूव किया था कि न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो आर प्रेजेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बीटा डीके, और वो न्यूक्लियर रिएक्शन सही है। तो ये थियोरेटिकली आप जो क्यू लिखते हो उसकी जगह पे जब बीटा माइनस होता है तो आपको एंटी न्यूट्रिनो लिखना है, और बीटा प्लस होता है तो आपको न्यूट्रिनो वहाँ पर लिखना है, न्यूक्लियर रिएक्शन। तब जाके चार्ज कंजर्वेशन तो था ही पहले से, मास कंजर्वेशन भी वहाँ पर था, लेकिन जो एनर्जी कंजर्वेशन और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में प्रॉब्लम आ रहा था, वो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो ने, आफ्टर एडिंग द न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो इन द बीटा डीके न्यूक्लियर रिएक्शन, यू कैन रिजोल्व दिस पार्ट। तो आप यहाँ तक ये समझ पाए होंगे कि ये कैसे पॉली ने बता दिया। तो पॉली न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस का ये कंसेप्ट है जो 1930 में दिया था, और आप इसके बारे में वहाँ पर और ज़्यादा कुछ डिटेल रेफरेंसेस में पढ़ सकते हैं। ओके।
ओके, यू कैन सर्च द पेपर ऑफ पोली न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस का 1930 का पेपर आप पढ़िए, तो यू गोट एन इंटरेस्टिंग आइडिया कि उन्होंने कैसे प्रूव किया और उन्होंने वो पेपर कैसे पब्लिश किया, बाय विच वे, और उन्हें कैसे ये आइडिया मिला। ओके, तब तक तो ये सभी क्वेश्चंस थे ही बिफोर 1930। पोली ने ये कंसेप्ट दिया, फिर कहीं ने माना होगा, कहीं ने नहीं माना होगा, फिर वहाँ पर डिस्कशन स्टार्ट है कि भाई इसको एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव करना चाहिए। तो एक्सपेरिमेंटल भी इसका प्रूफ मिल रहा है, और वो कोवेन एंड डेनिस ने दिया है, शायद तो हम वो आज एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी देख लें। ओके, अभी ये स्पेक्ट्रम और एक इसके बाद जो कंसेप्ट बताना है, जो ये स्पेक्ट्रम का कंसेप्ट है और स्पेक्ट्रम का नेचर हमें ऐसा मिल रहा है, थोड़ा वो डिस्कस करते हैं, चलिए, तो यू गेट एन मोर आइडिया। बीटा जो माइनस होता है न्यूक्लियस से आ रहा है, बीटा प्लस बी। अब ये पार्टिकल्स वेरी वेरी आप कहोगे तो अल्फा पार्टिकल्स है, उनसे तो कम है, द एनर्जी काइनेटिक एनर्जी तो फास्टर होगा, लेकिन यहाँ पर हम कंसेप्ट देखते हैं कि अल्फा तो पॉजिटिव था, रिपल्सिव फोर्स, अब बीटा माइनस है तो प्लस माइनस, ओके, तो दैट विल बी अट्रैक्टिव, एंड बीटा प्लस एंड द न्यूक्लियस, वहाँ पर रिपल्सिव फोर्स है, कोलम्बिक फोर्स। तो फोर्सेज ये लग रहे हैं, और बीटा पार्टिकल एमिशन हो रहा है न्यूक्लियस से। लेकिन यहाँ पर जो ये नेचर ऑफ स्पेक्ट्रम है, वो हम सिंपल वे से प्रूव नहीं कर सकते, यहाँ पर कोई बैरियर पेनेट्रेशन का कंसेप्ट लेके नहीं प्रूव कर सकते। इसको 1934 में फर्मी ने प्रूव किया है बाय यूजिंग क्वांटम मैकेनिक्स पर्टर्बेशन थियरी। ओके, टाइम पर्टर्बेशन थियरी लेके उन्होंने इसके नेचर फर्मी क्यूरी प्लॉट करोगे तो आपको जैसा एनर्जी स्पेक्ट्रम मिल रहा है वो थियोरेटिकली उन्होंने सॉल्व करके दिया है। तो जाना जाता है फर्मी थियरी ऑफ बीटा डीके। तो दैट रिक्वायर 2 लेक्चर सेशन, उसके सब रिजल्ट, उनकी कैलकुलेशन। So we go for that Fermi theory of beta decay on tomorrow. Today we discuss that Cohen and Dennis experiment. कि भाई उन्होंने प्रैक्टिकली जो प्रूव किया न्यूट्रिनो है, वो एक हमारा एक कंसेप्ट है कोहेन एंड डेनिस एक्सपेरिमेंट, वो 1953 में दिया था, और उन्होंने 4 साल फिर से वो एक्सपेरिमेंट प्रॉपर परफॉर्म करने में दिए थे। तो 1957 ही गोट अच्छे इक्विपमेंट लेकर उन्होंने ये रिजोल्व कर दिया था। तो आई विल गो फॉर द डिस्कशन, और वहाँ पे उन्होंने कैसे प्रूव किया था, क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं, कैसे एक्सपेरिमेंटल प्रूव किया था, इंटरेस्टिंग है, इसीलिए मैं पहले ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक ले लेता हूँ, कोहेन एंड डेनिस एक्सपेरिमेंट। तो आपको मजा आ जाए कि भाई हाँ ये बीटा स्पेक्ट्रम थोड़ा इंटरेस्टिंग है। फर्मी थियरी थोड़ा बड़ा है, जैसे अल्फा डी के पैराडॉक्स था, तो उनके नियर बाई ही आप समझ लो। तो कल से हम वो स्टार्ट करते हैं फर्मी थियरी बीटा डी के बाद। अभी यहाँ पर आप यहाँ पे ये ध्यान दीजिए। ओके, तो आई होप कि यहाँ तक तो आपको समझ आएगा। स्टूडेंट्स एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, आपको कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। नाउ वी गो फॉर कोवेन एंड रेनिस एक्सपेरिमेंट। ओके, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। अब ये चलो आपसे क्वेश्चन पूछे, अभी आगे के कोई टॉपिक में कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट? एनी क्वेश्चन, कुछ डाउट्स, कुछ नहीं समझ में आया? आप पूछ सकते हो, यस और नो। यस हो तो नहीं गए ना खाना खा के? निहाल? नहीं सर। निहाल है कि नहीं है? तो उसका ये तो तो क्या बंद हो रहा है है, सर। प्रेजेंट है, हाँ। ओके, बाकी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन है? सचिन? नो सर। ओके, समझ आ रहा है ना भाई? क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन अभी मैं पूछूं भाई, किससे पूछूं? हाँ भूमि बहन, यस सर। समझ आ रहा है? हाँ सर। हाँ ओके, और किसे पूछ ले? रवि?
पटेल रवि, यस सर। समझ आ रहा है भाई? हाँ सर। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। चलो, अभी स्टूडेंट कोई क्वेश्चन हो तो पूछना भाई, ऐसा मत रखना कि नहीं पूछना है, चलेगा, पढ़ लेंगे, फिर एक हफ्ता चले जाएगा। कुछ क्वेश्चन हो तो अभी भी पूछ सकते हो। अभी एक्सपेरिमेंटली जो प्रूव किया है, चलो मैं आपको टारगेट दूँ, क्या हम 1930 के आसपास रहे हो या 1953 50 के आसपास हो आप, बिफोर 70 ईयर्स। ओके, अभी आपको ये प्रूव करना है। अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स भी आ चुके हैं मार्केट में, अच्छे अच्छे पेपर्स भी पब्लिश हो गए। अब ये जो पोली भाई ने बता दिया न्यूट्रिनो के बारे में, वो कैसे प्रूव कर सकते हो कि एक्सपेरिमेंटली आपको ये प्रूव करना है न्यूट्रिनो आर प्रेजेंट? एनी आइडिया? किसी भी स्टूडेंट्स को कुछ आइडिया हो तो बताना कि सर हम ऐसा करें तो प्रूव कर सकते हैं। कि आपको न्यूट्रिनो प्रूव करना है एक्सपेरिमेंटली। ये जो बीटा डी के होता है रेडियो एक्टिव सोर्स में से नेचुरली, तो उसमें साथ साथ न्यूट्रिनो भी एमिट हो रहा है। जैसे हम यहाँ सोर्स लेते हैं ना हमारे लैब में, जीएम काउंटर के वहाँ हम जो रेडियो एक्टिव सोर्स लेते हैं, कहीं अल्फा पार्टिकल एमिट करता होगा, बीटा करता होगा, तो न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो भी आ ही रहे हैं। तो उसको प्रूव करना है हमें एक्सपेरिमेंटली कि हाँ ये सही में ये न्यूट्रिनो आ रहे हैं, और वो तो चार्ज भी नहीं है और उसका मास भी नहीं है। तो आयोनाइजेशन की तो बात ही नहीं है। अब ये चार्ज लेस है, मास लेस है, वैसे पार्टिकल को प्रूव कैसे करेंगे? एनी आइडिया? यस और नो तो बोलिए। एनी आइडिया? हाँ सर। ओके, नकुम ने नो कहा, बाकी सबको तो आइडिया लग रहा है। दिव्या बेन, यस सर। एनी आइडिया कुछ कैसे प्रूव कर सकते हैं? कुछ आप सभी देखो अभी आगे रिसर्च फील्ड में जाने वाले हो। उत्कर्ष बताएगा, उत्कर्ष अभी कुछ बोलता नहीं ज़्यादा। यस सर। कोई आइडिया है उत्कर्ष? नहीं सर। हेलो, यस सर। हाँ उत्कर्ष, कुछ आइडिया? नहीं सर। नहीं है यार, सब अच्छे है ना तबीयत सबकी? किसी का आवाज़ धीमा आ रहा है, कोई बोल नहीं रहा, खाना खा के सो गए लगते हैं आधे तो। कोई बात नहीं, आई होप के सब जाग ही रहे हो। और देखते हैं हम इसको कैसे यहाँ पर कोवेन एंड रेनिस ने प्रूव किया है। ये तो कोई मेरा आइडिया तो नहीं है, लेकिन ये बंदों ने जो एफर्ट्स किया है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो थैंक्स टू दैट पीपल कि उन्होंने इतना एफर्ट्स करके ये सब न्यूक्लियर फिजिक्स में अच्छे अच्छे कंसेप्ट लेके आए कि ये कैसे हो रहा है। तो एज वी गो, उन्होंने कंसेप्ट क्या लगाया, जैसे हमारा उन्हें बेसिक आइडिया जो यूज़ किया था वो पहले हम देख लेते हैं कि एज वी गो फॉर द न्यूक्लियर रिएक्शन फॉर बीटा डी के, जहाँ हम कहते हैं कि भाई हमारा न्यूट्रॉन जो है N01, न्यूट्रॉन जब कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में, ओके ओके, जब न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोटॉन, उसके साथ हमें मिलता है बीटा माइनस E-1 चार्ज, जीरो चार्ज इज -1, मास जीरो, प्लस एंटी न्यूट्रिनो। ओके, अब हमें ये प्रूव करना है कि न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो है। तो कोवेन एंड रेनिस ने क्या आइडिया लगाया
उन्होंने क्या किया कि ये जो एंटी न्यूट्रिनो है, ओके, उसको बॉम्बार्ड कर दिया प्रोटॉन के साथ कि कहीं से एंटी न्यूट्रिनो आ रहे हैं। उन्हें पता नहीं है कि एंटी न्यूट्रिनो न्यूट्रिनो, लेकिन जब वो एंटी न्यूट्रिनो प्रोटॉन के साथ बॉम्बार्ड करेगा या तो प्रोटॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा, इफ यू दिस एंटी न्यूट्रिनो व्हेन इंटरेक्ट विद द प्रोटॉन, तो कुछ प्रोडक्ट न्यूक्लियस हमें मिलेगा। और वो प्रोडक्ट न्यूक्लियस क्या होगा, ऊपर के जो पार्टिकल है वो आपको मिल जाएंगे N01 प्लस ये E यहाँ पे चला जाता है। जब एंटी न्यूट्रिनो है वो प्रोटॉन के साथ कॉलिजन कर रहा है, वो हमने यहाँ पे LHS में लिख दिया इन दिस पार्ट, ओके। तो वहाँ पे हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पर वो E-1 इस साइड जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, न्यूट्रॉन प्लस बीटा प्लस, ओके, E+1, दैट इज E+1 और मास 0, ये आपको मिलेगा इफ यू सी दिस न्यूक्लियर रिएक्शन। ये दो न्यूक्लियर रिएक्शन के बेस पे उन्होंने किया है। हमें ये तो पता है कि बीटा डीके कैसे होता है, न्यूट्रॉन कन्वर्ट इनटू प्रोटॉन, तो बीटा माइनस एंड एंटी न्यूट्रिनो। अब उन्होंने क्या किया कि जहाँ से बीटा डीके ज़्यादा हो रहा है वहाँ से कहीं एंटी न्यूट्रिनो आ ही रहा होगा या तो न्यूट्रिनो आ रहा है, उन्हें पता नहीं है। लेकिन जब वो प्रोटॉन के साथ कॉलिजन करे, सपोज एंटी न्यूट्रिनो आया और प्रोटॉन के साथ कहीं कॉलिजन कर दिया, तो या हमें एलिमेंट्स क्या मिलना चाहिए, प्रोडक्ट न्यूक्लियस, एक तो न्यूट्रॉन मिलना चाहिए, एक तो बीटा प्लस डीके मिलना चाहिए। ये दो पार्टिकल मिलते हैं तो प्रूव हो जाता है ये न्यूक्लियर रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली कि जो पार्टिकल आ रहा है वो एंटी न्यूट्रिनो है। अभी ये एंटी न्यूट्रिनो कहाँ से मिलेगा, न्यूट्रिनो कहाँ से मिलेगा, तो उन्होंने एक आइडिया लगाया कि जहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर है और जो फ्यूजन फ्रेगमेंट्स है न्यूक्लियर रिएक्शन में, न्यूक्लियर रिएक्टर में से जो जैसे हमने यूरेनियम का बॉम्बार्ड कराते हो न्यूट्रॉन से, तो वहाँ पे बैरियम मिलता है और क्रिप्टॉन मिलता है, फ्यूजन फ्रेगमेंट्स, ओके, उसको कहते हैं फ्यूजन फ्रेगमेंट्स, जो डॉटर न्यूक्लियस मिल रहा है। तो फ्यूजन फ्रेगमेंट्स क्या है, बीटा रिच्ड है, उसमें बीटा बीटा एमिशन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, बीटा माइनस एंड बीटा प्लस, ओके, देयर बीटा माइनस एंड बीटा प्लस वो डी के वहाँ से ज़्यादा होता रहता है। तो पॉसिबिलिटी है जहाँ से बीटा माइनस बीटा प्लस है, और थियोरेटिकली पॉली ने बता दिया था न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो वहाँ से आते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि फ्यूजन फ्रेगमेंट्स के न्यूक्लियर रिएक्टर के पास ही ऐसा हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें कि हमें उसी वहाँ से चैनल से वहाँ पे एक ऐसी चैनल रखे कि पॉसिबल है कि वहाँ से वो न्यूट्रिनो एमिशन होके वो पर्टिकुलर जो एक्सपेरिमेंट है वहाँ पे आके वो कॉलिजन हुए। तब उसका टारगेट क्या था, उसको प्रोटॉन के साथ कॉलिजन कराना था और डिटेक्ट करना था न्यूट्रॉन और बीटा प्लस। तो न्यूट्रॉन और बीटा प्लस डिटेक्ट के लिए उन्होंने पूरा एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट किया है। वो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ आपके लिए तो यू कैन गेट आइडिया। उन्होंने क्या लिया वहाँ पर, ही टेक लिक्विड सिंटिलेशन डिटेक्टर टैंक एंड वो कंटेनिंग 400 लीटर सॉल्यूशन, लिक्विड सिंटिलेशन सॉल्यूशन 400 लीटर। तो आप देख सकते हो हमारा जो टैंकी रहता है वो 1000 लीटर, तो उन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट लिया कि 400 लीटर का ऐसा लिक्विड सेंटिलेटर सॉल्यूशन बनाने में काम करता हूँ। कलर अलग ले लेता हूँ तो यूज करता हूँ। ओके, तो उन्होंने लिया इस तरह से एक लिक्विड सेंटिलेटर, ओके, दैट इज उन्होंने ये टैंक को फर्स्ट टैंक दे दिया, उसमें 400 लीटर लिक्विड सेंटिलेटर सॉल्यूशन रख दिया। फिर यहाँ पर दूसरा लिक्विड सेंटिलेटर सॉल्यूशन ले लिया। उसकी अरेंजमेंट तो आप वहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर ये इतना इजी नहीं है, लेकिन अरेंजमेंट उन्होंने ऐसे किया फर्स्ट एंड सेकंड। अब ये दो लिक्विड सेंटिलेटर डिटेक्टर कैसे, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर है 400 लीटर सॉल्यूशन ऑफ सेंटिलेशन, ओके, और फर्स्ट लिक्विड सेंटिलेशन डिटेक्टर, ओके, लिक्विड सेंटिलेशन डिटेक्टर, लिक्विड सेंटिलेशन डिटेक्टर, ओके। ये उन्होंने वहाँ पे लिया 400 लीटर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन लिया और सेंटिलेशन लिक्विड सॉल्यूशन लिया 400 लीटर। वो कौन सा सॉल्यूशन कहते हैं, सेंटिलेशन, कि गामा फोटॉन्स को सेंटिलेशन डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेते हैं।
जो आपको बताइए कि लिक्विड सेंटिलेशन सॉल्यूशन का क्या यूज़ होता है और लिक्विड सेंटिलेशन डिटेक्टर का क्या यूज़ होता है। तो वहाँ पर उन्होंने ले लिया और वहाँ पर उनको क्या था, अभी प्रोटॉन चाहिए कि न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो आएंगे न्यूक्लियर रिएक्टर से, तो वो कहीं प्रोटॉन के साथ कॉलिजन करा है। तो उन्होंने क्या किया, प्रोटॉन्स के रिएक्शन कराने के लिए उन्होंने प्रोवाइडेड बाय वाटर इन ए लार्ज प्लास्टिक टैंक 200 लीटर के पानी ले लिया, यहाँ पे 200 लीटर्स यहाँ पे उन्होंने इन दोनों के बीच में पानी रख दिया। ओके, हियर ही प्लेस अ वाटर H2O हम कह सकते हैं, वहाँ पर उन्होंने पानी ले लिया और H2O में उन्होंने क्या कर दिया, ये पानी के साथ उन्होंने एक मिक्सचर भी ऐड कर दिया, वाटर प्लस उसका भी यूज़ क्या है हम बता देते हैं आपको, CdCl2 ऐसा एक सॉल्यूशन उन्होंने वाटर में मिला दिया, कैडमियम CdCl2। ओके, कैडमियम क्लोराइड वाज डिसॉल्व्ड इन दिस। अब CD का, कैडमियम का रोल क्या है, कुछ पता है न्यूक्लियर रिएक्टर में वो कैडमियम क्या रोल प्ले करता है? व्हाट इज द रोल ऑफ कैडमियम? एनी स्टूडेंट्स? रोल ऑफ कैडमियम क्या होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, कैडमियम क्या रोल प्ले करता है? न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ा नहीं है कहीं, BSc में तो पढ़ लेते हो न्यूक्लियर रिएक्टर, तो उसमें कैडमियम रोड्स यूज करते हो। कंट्रोल करता है ना हाँ बोलिए बोलिए। सर, वो फिशन रेट को कंट्रोल करता है, अरुण बोल रहा है न्यूट्रॉन को फ्यूजन एब्जॉर्ब। रेट। हाँ, फ्यूजन को कंट्रोल करता है, क्योंकि वहाँ पे जब यूरेनियम के साथ न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड होता है, फ्यूजन फ्रेगमेंट्स बनते हैं, फ्यूजन फ्रेगमेंट्स के साथ और न्यूट्रॉन आते हैं और वो चेन रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को जो कंट्रोल करना रहता है, हायर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को, उसके लिए वहाँ पर कैडमियम रोड्स प्लेस किए जाते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। उसको वहाँ पर जैसे ही वो स्टॉप करना होता है, ये तो चेन रिएक्शन है, स्टॉप नहीं हो सकता न्यूक्लियर रिएक्टर में, तो कैडमियम रोड प्लेस कर लेते हैं और वो न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेता है। तो न्यूट्रॉन जब एब्जॉर्ब करता है तो ड्यूरिंग दैट एब्जॉर्प्शन कुछ वहाँ पर एब्जॉर्ब के टाइम पे फोटॉन्स एमिट होता है। तो ये आपने वहाँ पर पढ़ा होगा ये कंसेप्ट, आपको ये नहीं पढ़ा हो या नहीं याद हो तो यहाँ याद रखना, कैडमियम का रोल यहाँ पे क्या होगा कि जो अंदर न्यूट्रॉन बनेगा, जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्शन है, हमें क्या करना है कि न्यूक्लियर रिएक्टर से एंटी न्यूट्रिनो आ रहे हैं, उसको प्रोटॉन के साथ कोलिजन कराना है। कोवेन एंड रेनिस ने ये आइडिया लगाया, तो प्रोटॉन के लिए क्या ले लिया उन्होंने, पानी ले लिया 200 लीटर और उसके साथ कैडमियम ऐड कर दिया। कैडमियम क्यों ऐड किया कि ये जो न्यूट्रॉन आएगा वो कैडमियम में एब्जॉर्ब होगा और कुछ फोटॉन्स मिलेंगे और बीटा प्लस भी आएगा, बीटा प्लस को भी डिटेक्ट करना है। तो जब बीटा प्लस वहाँ पे मूवमेंट कर रहा है तो कुछ प्रोसेस होगा, एनिलेशन प्रोसेस, उससे भी फोटॉन्स एमिट होंगे और फोटॉन्स जो है ये लिक्विड सिंटिलेशन सॉल्यूशन डिटेक्ट कर पाएगा। अब उसी को हम ड्रॉ करते हैं कि वहाँ पर वो कंसेप्ट कैसे रहते हैं, तो वी ड्रॉ दैट पार्ट और आपको थोड़ा आइडिया आएगा कि सपोज यहाँ पे यहाँ से आ रहा है एंटी न्यूट्रिनो। ओके, ये एंटी न्यूट्रिनो आ रहा है और ग्रीन कलर, और ग्रीन कलर नहीं ले रहा हूँ, कुछ उससे डिफरेंट कलर ही ले लेते हैं क्योंकि ऊपर ग्रीन से किया है, एक और डिफरेंट कलर हम यूज़ कर लेते हैं, सपोज ये हम ले लेते हैं, ब्लैक ही ले लेते हैं। ओके, एंटी न्यूट्रिनो आ रहा है वहाँ पर। ओके, ये एंटी न्यूट्रिनो न्यूक्लियर रिएक्टर से आ रहा है और वो पानी की यहाँ पर उसके साथ इंटरेक्ट किया, ये वाटर H2O के साथ। अब जैसे वाटर मतलब ये प्रोटॉन के साथ उन्होंने कुछ वहाँ पर इंटरेक्शन किया, दिस विल बी द प्रोटॉन। ये ब्लैक जो है हम मान लें कि ये प्रोटॉन के साथ इंटरेक्ट किया। अब वहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है, एक तो क्या मिलेगा, न्यूट्रॉन डीके होगा और एक होगा बीटा प्लस। तो न्यूट्रॉन डीके हो रहा है, जैसे कि बीटा प्लस डीके हुआ पहले, तो वो विद इन अ शॉर्ट टाइम ये बीटा प्लस जैसा हुआ डीके, बीटा प्लस, तो वो क्या करेंगे, ड्यू टू दिस बीटा प्लस डीके वो एनिलेशन प्रोसेस कहते हैं, एनिलेशन होगा वहाँ पर, थोड़ा एनिलेशन से फोटॉन्स एमिशन होगा, तो ये लिक्विड सिंटिलेशन में फोटॉन्स मिलेगा, तो ये डिटेक्ट होगा। और ये लिक्विड सिंटिलेशन में फोटॉन्स मिलते ही कुछ CRO स्क्रीन मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स में उसके पीक रिजल्ट आएंगे कि आफ्टर दिस और आफ्टर सम टाइम, क्योंकि ये न्यूट्रॉन जो है वो थोड़ा उसमें डिस्टेंस कवर करेगा इन दिस पानी के अंदर,
वो जैसे मूव कर रहा है, कुछ उसका पाथ फॉलो कर रहा है न्यूट्रॉन। ओके, ऐसा कोई पाथ फॉलो कर रहा है और उसे कहीं कैडमियम मिला यहाँ पे, कैडमियम का एलिमेंट। तो आफ्टर मूविंग दिस पाथ, और जैसे ही ऑब्जर्व करेगा वहाँ पर वो क्या करेंगे, वो भी फोटोन्स emit करेंगे, this emitting a photons in this direction। तो ये न्यूट्रॉन कैप्चर इन कैडमियम ये रहेगा, ये कंसेप्ट यहाँ पर कैडमियम में, और बीटा प्लस से भी फोटोन मिलता है। तो जब ये पूरी प्रोसेस देखने में आए कि डिफ्यूजेस इन वाटर और वहाँ पर वो उसको मिल रहा है, तो पहला जो वहाँ पर उसे मिल रहा था, उन लोगों ने ये सीआरओ स्क्रीन पे ये देखा। तो इसको सीआरओ स्क्रीन पे उन लोगों को रिजल्ट क्या मिल रहा है वो बताने में आया कि ही फाउंड दैट इन अ सीआरओ स्क्रीन और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में उन्हें पल्स मिल रहे थे। तो फर्स्ट ही गोट अ पल्स, यहाँ पे उन्हें एक पल्स मिला, छोटा सा पल्स मिला जब बीटा का एनिलेशन प्रोसेस हुआ। तो ये जो गामा रे मिल रहा था, ये जो गामा है ड्यू टू एनिलेशन प्रोसेस, एनिलेशन प्रोसेस जब होता है तब उन्हें मिला एक, मतलब बीटा बीटा माइनस जब एमिशन, बीटा प्लस जो यहाँ पे आ रहा है उससे ये जो पहला मिल रहा है पार्टिकल। आफ्टर सम माइक्रोसेकेंड्स ही फाउंड, आफ्टर सम माइक्रोसेकेंड्स ही फाउंड सम अदर पीक। ओके, और ये जो पीक आ रही है वो भी गामा रेज ही है, और ये जो मिल रहा है गामा रे ड्यू टू दी न्यूट्रॉन कैप्चरिंग, न्यूट्रॉन कैप्चर बाय कैडमियम, न्यूट्रॉन कैप्चर बाय कैडमियम। ओके, उससे जो मिल रहा है। तो ये दोनों पिक्स आ रहे हैं, एक तो स्मॉल पिक और ये बड़ा वाला पिक। ओके, और ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है दैट इज इन अ माइक्रोसेकंड, फ्यू माइक्रोसेकंड्स में वो मिल रहा है। अब कंसेप्ट ये थे कि ये भाई सही में ये उन्होंने जस्ट ही प्रेडिक्ट हम ऐसा कुछ करें, प्रोटॉन के साथ कॉलिजन करा है तो हमें ये न्यूक्लियर रिएक्शन प्रूव होना चाहिए। तो ये एक्सपेरिमेंटल से उसे लग रहा था कि एनिलेशन प्रोसेस से ये बीटा का पल्स, गामा पल्स मिलना चाहिए, और आफ्टर एब्जॉर्बिंग न्यूट्रॉन इन कैडमियम सब गामा पल्स और मिलना चाहिए। तो ये माइक्रोसेकंड्स के बाद मिल रहा था। अब इन लोगों को प्रूव भी करना था कि सही में ये एंटी न्यूट्रिएंट से हो रहे हैं या तो अंदर कुछ और कुछ रिएक्शन हो रहा है। तो फिर उन्होंने क्या कर दिया, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव 100% करने के लिए इसको 4 साल लगे, हम आधे घंटे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया, जो ये विंडो था जहाँ से एंटी न्यूट्रिनो आ रहा है उसको क्लोज कर दिया। इन दिस फिगर सी, यहाँ से जो विंडो से एंटी न्यूट्रिनो आ रहा है उसको यहाँ पे क्या कर दिया, दे क्लोज दैट, कभी एंटी न्यूट्रिनो आ ही नहीं पाए। तो ये क्लोज दैट विंडो, और ये एक्सपेरिमेंट में कोई आ नहीं पाया, यहाँ पर ये एंटी न्यूट्रिनो अंदर नहीं आ पाया, तो ये हमें पिक्स भी नहीं मिलने चाहिए। ओके, तो जब वो पिक्स देखे तो ये जैसे ही थोड़े टाइम के लिए बंद कर देते हैं तो ये पिक्स भी नहीं आते, क्लियर स्क्रीन पे एकदम सिंपल। जैसे ही वो विंडो ओपन करते हैं और न्यूक्लियर रिएक्टर के वहाँ फ्यूजन फ्रेगमेंट जो रीच बीटा डीके है, बीटा माइनस बीटा प्लस, तो ये आ रहे हैं बीटा माइनस बीटा प्लस, और यहाँ पर ये प्रोसेस हो रहा है। तो उससे उन्होंने प्रूव करके दिया कि हाँ यहाँ पर न्यूट्रिनो आर प्रेजेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बीटा डीके। तो ये प्रूव हुआ है। ओके, तो ये पूरा कंसेप्ट है कोवेन एंड रेनिस एक्सपेरिमेंट का, कि बीटा माइनस एंड बीटा प्लस डीके में न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो आ रहा है, वो एक्सपेरिमेंटली जो प्रूव किया वो कोवेन एंड रेनिस है। क्लियर? और भी यहाँ पर उन्होंने परफॉर्म किए होंगे, 4 साल किए, मतलब वो कितना सारा परफॉर्मेंस किया होगा। कई बार उन्होंने कैडमियम नहीं लिया होगा और देखा होगा तो एक ही पीक मिल रहा होगा, ये छोटे से पीक। फिर कई बार कैडमियम लिया होगा और यहाँ पर उन्होंने और कुछ मटेरियल यूज़ करके भी किया होगा, तो कुछ अलग आ रहा है प्रोसेस। तो ये एक्सपेरिमेंटल इज़ नॉट इजी, और थियोरेटिकल भी इतना इजी नहीं है उन्हें प्रूव करना। तो दोनों साथ साथ चलते हैं, तब जब जाके हमें सही लगता है कि हाँ कंसेप्चुअली जो अभी हम पढ़ रहे हैं उनका जो रिजल्ट है, और इन बंदों ने जो मेहनत की है, पॉली ने, फिर कोवेन एंड रेनिस ने, अभी फर्मी ने, तो वो सब हम पढ़ेंगे उनके कंसेप्ट। इनमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो स्टूडेंट। एनी क्वेश्चन? नहीं सर।
अभी निहाल कह रहा है कि लंच करना बाकी है, तो भाई मैंने थोड़ी ना बोला है। आप साथ साथ पढ़ते जाते हो, थोड़ा खा पी लेते हो, तो घर पे कौन ना करेगा। और 12 to 12:30 तो रिसेस होता ही है। सही है ना। 118 ओके, वो तो पहले बताया था, कोई बात नहीं। चलो अभी इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो स्टूडेंट फटाफट, वरना हम अटेंडेंस ले ले और आप फ्री हो जाते हो, फिर आप फटाफट पढ़ाई करना बैठ जाना। अभी शॉर्ट टाइम में एग्जाम्स आ जाएंगे आपके। एनी क्वेश्चन? ओके, तो आई होप कि ये समझ आ गया होगा। समझ आया भाई? किसे पूछे अभी? राकेश से पूछ लेते हैं। राकेश, हाँ बोलो सर। समझ आया? हाँ सर। क्वेश्चन है कुछ? नो सर। ओके, निकुंज समझ आया भाई? हाँ सर। ओके, और किसे पूछ ले लास्ट? विशाल, यस सर। समझ आया आपको भाई? हाँ सर। कोई क्वेश्चन है? नो सर। ओके, थैंक यू। तो चलो अभी हम अटेंडेंस ले लेते हैं। अभी कुछ क्वेश्चन हो तो नेक्स्ट क्लास आप कल पूछ सकते हो। अभी गो